गुड इवनिंग बच्चों। अभिषेक, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? और कैसा रहा आपका जेई एडवांस का टेस्ट? कैसा रहा जेई एडवांस का टेस्ट? सभी बच्चों को गुड इवनिंग। हम तो ठीक हैं। तुम्हारा हालचाल कैसा रहा संडे को? काफी ज्यादा परेशान हुए क्या? हम्म। कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया। नंबर्स पे मत जाइए अभी। आपने जितना सीखा है उतना आप उसको उस विद इन द शॉर्ट टाइम में आप उसको कर पा रहे हैं, अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, वो मैटर करता है। ठीक है, धीरे धीरे आप इस चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे। एडवांस का टेस्ट था, ठीक है। बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे अपने आप को करिए। ठीक है, धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट करिए। आपके लिए बिल्कुल नया है, ये सब कुछ नया है। हम्म। ठीक है। बधाई हो, आपकी मॉड्यूल आ गई। बधाई हो। तो सभी बच्चों को मॉड्यूल मिल गया है। पेपर वन इज वेरी हार्ड, नो प्रॉब्लम। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जो भी आपने ये पेपर दिए हैं, पेपर वन और पेपर टू, दीज आर द कलेक्शन ऑफ गुड क्वेश्चंस। रिमेंबर वन थिंग। तो एडवांस के क्वेश्चंस जो है, एडवांस के क्वेश्चंस का आप एक जगह सॉल्यूशन कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। सॉल्यूशन अपलोड हो गया होगा। अगर हो गया होगा तो उसको जब टाइम मिले तो उसको सॉल्यूशन देखकर उससे जो है सीखिए, लर्न करिए। ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले तो वो सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो उसको आप देख कर जो है लर्न करिए। ठीक है, तो दीज आर वेरी गुड क्वेश्चन फॉर योर रिवीजन पर्पस। तो आप उसको कलेक्ट करना भी शुरू करिए। ठीक है, उन सारे पेपर्स को, अगर आपके ऐप में ऐसी सुविधा है कि आपके पास वो हमेशा रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप खुद कलेक्ट करिए। अरे भाई, दोनों पेपर देना क्यों नहीं जरूरी है? क्या आप जेई एडवांस में एक पेपर देके सेलेक्ट हो जाओगे? ठीक है। एट प्रेजेंट आई डोंट हैव एनी आइडिया हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गिवन द टेस्ट। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट। ठीक है, चलिए। तो लास्ट टर्न पे हम लोग जो है नॉर्मल रिएक्शन के बारे में काफी कुछ सीखा था, काफी कुछ किया था, है ना। नेक्स्ट जो है देखते हैं एक नए फोर्स के बारे में, दैट इज योर स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग इन एनएलएम। ये बहुत आपके पीछे पड़ेगा। ठीक है, ये आपके पीछे बहुत पड़ेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में आए दिन आपको, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ रहे होंगे, स्प्रिंग मिलता रहेगा। खासकर इसका मेजर आपको कंट्रीब्यूशन वर्क पावर एनर्जी में दिखेगा। वर्क पावर एनर्जी में इसको आपको बहुत दिखेगा, प्लस सिंपल हार्मोनिक मोशन में बहुत दिखेगा। ठीक है, जिसकी जो रैंक आई है कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। बस आप अपने आप को, मैंने बताया, आप एनालाइज करिए, लर्न करिए और आगे के लिए अपना ग्राफ बढ़ाइए। हर एग्जाम में अपलिफ्ट होइए, थोड़ा थोड़ा ही होइए बट होइए। तो धीरे धीरे आपको जो है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं कह रहा था यहां पर कि स्प्रिंग फोर्स की बात करते हैं। तो स्प्रिंग इन एलएम में क्या है? बाई हुक्स लॉ, एक हुक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने एक लॉ दिया था इसके लिए। हम जो स्प्रिंग पढ़ेंगे, पहले तो एजम्पशन जान लीजिए। हम जो स्प्रिंग पढ़ेंगे वो कैसा पढ़ेंगे? अभी फिलहाल मासलेस। एजम्पशन क्या है? स्प्रिंग इज मासलेस। स्प्रिंग इज मासलेस। मासलेस का मतलब समझते हो कि इसका सेल्फ, मतलब मास जो है वो नेग्लेक्टेड है। नेग्लेक्टेड का मतलब टेंडिंग टू जीरो है। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका मास एकदम से जीरो हो जाए, है ना। टेंडिंग टू जीरो है। ठीक है, टेंडिंग टू जीरो है। चलिए,
प्रकाश भाई हमने कोई कौन से होमवर्क की कौन वाले की बात कर रहे हो, ऐसा कुछ मेरे पास रटा नहीं है, आपको दिया था ट्राई करने के लिए, आपने किया होगा, उसको डिस्कस कर लेंगे। तो m टेंडिंग टू जीरो, m टेंडिंग टू जीरो, स्प्रिंग इज मासलेस, m टेंडिंग टू जीरो, ये क्लियर है सभी को? ये हमारा एजम्पशन रहेगा। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब अगर स्प्रिंग मासलेस है तो आपको पता है क्या होगा, ऑलवेज फोर्स बैलेंस होगा कि नहीं होगा बताओ? ऑलवेज नेट फोर्स ऑन द स्प्रिंग इज जीरो। जैसे आपने मासलेस स्ट्रिंग पढ़ा था तो आपने स्ट्रिंग पे नेट टेंशन क्या करते थे? जीरो, तभी इक्वल और अपोजिट टेंशन दिखाते थे हर मासलेस स्ट्रिंग पे। उसी तरीके से ऑलवेज नेट फोर्स ऑन द स्प्रिंग क्या होगा? इज जीरो, क्योंकि हम मासलेस स्प्रिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम मासलेस स्प्रिंग पढ़ रहे हैं। तो ये एजम्पशन है और उस एजम्पशन से हम ये करेंगे हमेशा, ठीक है। अब वो स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होता है? तो स्प्रिंग फोर्स जो है, स्प्रिंग फोर्स अपना किसके बराबर होता है? ये हुक्स ने बताया, हुक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने बताया। इनके बारे में आप पढ़ेंगे जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ रहे होंगे। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ध्यान से सुनिएगा, स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, जिसमें कि स्प्रिंग फोर्स, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है तो यहां पे आता है माइनस के एक्स। अब आप बोलोगे सर ये माइनस क्यों आया है और क्या है, और ये के क्या है? तो दो चीजों को क्लियर कर रहा हूं। ये फॉर्मूला है आपका माइनस के एक्स, जिसमें एक्स क्या है पहले ये सुनिए। एक्स जो है, इसमें एक्स है एलोंगेशन, ध्यान से सुनिएगा एक्स के बारे में। एक्स है अपना एलोंगेशन और कॉम्प्रेशन। इन स्प्रिंग या तो एलोंगेशन है या कॉम्प्रेशन। क्या मतलब है? फिर से सुनिए, मतलब यह है कि स्प्रिंग का एक अपना नेचुरल लेंथ होगा। आप आए और स्प्रिंग को खींच दिया, जब आप स्प्रिंग को खींचोगे तो आप क्या करोगे? नॉर्मल लेंथ से उस स्प्रिंग के लेंथ को बढ़ा रहे होगे, मानते हो? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एलोंगेशन जो निकालना होगा उसमें जो फाइनल लेंथ होगा स्प्रिंग का, उसमें नेचुरल लेंथ से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा? एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो कुछ बच्चे जो है जल्दी में टोटल लेंथ सोचते हैं। एक्स हमारा लेंथ ऑफ द स्प्रिंग नहीं है, मैं आपको अभी क्लियर कर दूं। एक्स इज नॉट द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, एक्स इज बेसिकली एलोंगेशन और कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग, ठीक है। और के क्या है? के है अपना स्प्रिंग कांस्टेंट। ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी पे, स्प्रिंग किस मटेरियल से बना है उस पर डिपेंड करेगा, और लेंथ पे स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन बता रहा है आपको कि स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज अपोजिट टू एक्स। एफ इज ऑलवेज, दिख रहा है सभी बच्चों को, ऑलवेज अपोजिट टू एक्स, ठीक है। मतलब अगर आप इसको वेक्टरली भी लिखोगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा ना। तो आपको क्या दिख रहा है? ये दोनों वेक्टर जो है अपोजिट डायरेक्शन में, एक्स वेक्टर और स्प्रिंग वेक्टर, ये दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। मतलब इस चीज को और समझिए। मान लीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग है, और आप जो है इसे कुछ खींच रहे हो, किसी फोर्स से ही खींचा जा रहा है। खींचने से पहले जो है ये अपने नेचुरल लेंथ पे था, बिना फोर्स लगाए। अभी ये पूरा का पूरा कहां पर है? अपने नेचुरल लेंथ पे। दिस लेंथ इज कॉल्ड एल नॉट, कुछ भी हो सकता है, मैंने यहां एल नॉट लिया है। तो ये जो लेंथ है आपका वो है एल नॉट, ठीक है। अभी इसमें ना ही कोई एलोंगेशन है ना ही कोई कॉम्प्रेशन है। जैसे आपने स्प्रिंग को ऐसे ही छोड़ दिया है
तो स्प्रिंग अपना नेचुरली पड़ा हुआ है, उसको ना ही आप खींच रहे हो ना ही उसे कॉम्प्रेस कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। तो टेंशन देखिए, स्प्रिंग फोर्स में टेंशन की जो बात कर रहे हैं वो स्प्रिंग फोर्स का अपना जो फोर्स है वही टेंशन मानिए आप। ठीक है, इंटरनल फोर्स, तो यही टेंशन जैसा ही है। ठीक है, तो एल नॉट है, बट उसे टेंशन बोलना ठीक नहीं है। एल नॉट अपने पास होगा ये स्प्रिंग कांस्टेंट किए हुए। ठीक है, तो ये एल नॉट जो कहलाता है वो कहलाएगा नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ, ठीक है। आपने क्या किया, इसको खींच दिया, तो खींच दोगे तो क्या होगा, थोड़ा वो क्या होगा और बढ़ जाएगा अपने नेचुरल लेंथ से, यही तो होगा। तो आपने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया और खींचकर बढ़ा दिया। ठीक है, आपने ऐसे कुछ खींचकर इसको बढ़ा दिया, तो जितना लेंथ आपने इसको बढ़ा दिया है, देखिएगा ध्यान से, एक्स्ट्रा, दैट एक्स्ट्रा लेंथ इज कॉल्ड एलोंगेशन। ठीक है, दिस एक्स्ट्रा लेंथ इज बेसिकली कॉल्ड एलोंगेशन। ये एक्स है, ठीक है, और ये अपना एल नॉट ही रहेगा, ये अपना एल नॉट है। तो टोटल लेंथ कितना हो गया फाइनल, टोटल फाइनल लेंथ कितना हो गया, एल नॉट प्लस एक्स। ठीक है, एल नॉट प्लस एक्स, तो एल नॉट प्लस एक्स इसका फाइनल हमारे पास क्या हो गया, टोटल लेंथ। तो इस टोटल लेंथ एल नॉट प्लस एक्स जो फाइनल लेंथ है, इसको आप एल नॉट से माइनस करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा लेंथ जो है एलोंगेशन का मिल जाएगा, और वही अपना एक्स्ट्रा एलोंगेशन यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे ये एलोंगेशन कहलाएगा क्योंकि ये नेचुरल लेंथ से आगे आपने खींचा है। तो दिस इज कॉल्ड, एक्स इज कॉल्ड एलोंगेशन। तो स्प्रिंग फोर्स कैसा होगा इसमें भाई, इसमें जो स्प्रिंग फोर्स होगा, इसके अंदर ये स्प्रिंग फोर्स वो आपका किसके बराबर होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के इंटू एक्स नॉट के बराबर होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के इंटू एक्स नॉट के बराबर। ठीक है, अच्छा एक्स रखा है तो एक्स रख लो, के इंटू एक्स के बराबर, दिस इज आवर स्प्रिंग फोर्स। आप देख रहे हो ये एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, ये एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में है। ऑपोजिट का क्या मतलब है, ऑपोजिट का ये मतलब है कि स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज हैव ए टेंडेंसी टू रीस्टोर इट्स पोजीशन। हमेशा स्प्रिंग फोर्स ऐसा होना पड़ेगा जिससे कि वो हमेशा अपने स्प्रिंग फोर्स को क्या करे, अपने स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ में ले जाए। ठीक है, नेचुरल लेंथ में ले जाए। माइनस मैंने कुछ नहीं किया है, जो हुक्स ने बोला है वो किया गया है। यहां देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है, हुक्स ने जो बोला है वो किया है, मैंने माइनस कुछ नहीं किया है, मैंने एक्स्ट्रा एक्स, हुक्स ने यही कहा था कि हमारा वॉट एवर बी द एक्स्ट्रा एलोंगेशन और कॉम्प्रेशन, उसको उस स्प्रिंग कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट द स्प्रिंग फोर्स, सिंपल। तो आपने यहां पे एक्स्ट्रा एलोंगेशन क्या है, ये एल नॉट है और ये एक्स है, तो यही तो अपना एलोंगेशन है भाई, वो तो नेचुरल लेंथ है। तो आपको केवल एलोंगेशन या कॉम्प्रेशन को देखना है, उसी को के टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर दोनों साइड से खींचेंगे तो भी भाई साहब आप एक से साइड से खींचिए चाहे दोनों साइड से खींचिए, ऐसा तो नहीं होगा कि एक साइड से खींचोगे तो एक तरफ स्प्रिंग x1 एलोंगेट हो जाएगा, एक तरफ x2। अरे एक ही स्प्रिंग है ना भाई, तो उसको दोनों तरफ से भी खींचोगे तो टोटल एलोंगेशन जो होगा उसके अलोंग आपका फोर्स लगेगा। समझ गए? आपको वो भी मैं समझा देता हूं, वो भी समझा देता हूं। और कॉम्प्रेशन अगर की बात करें, अगर कॉम्प्रेशन की बात करें तो कॉम्प्रेशन, इसी को मैं पुश कर देता हूं, तो मान लीजिए मैं ऐसे पुश कर दिया इसको नेचुरल लेंथ से, तो नेचुरल लेंथ से अगर मैंने इसको पुश कर दिया ऐसे, तो देखो क्या होगा, कितना लेंथ पुश कर दिया है, एक्स लेंथ पुश कर दिया है, एक्स लेंथ हमने नेचुरल लेंथ से एक्स लेंथ ऐसे पुश कर दिया। तो जब एक्स मैंने यहां पे पुश कर दिया तो यहां पे स्प्रिंग फोर्स कैसा होगा, हाँ एलोंगेशन एंड कॉम्प्रेशन सेम है, मतलब कभी भी एक टाइम में एक ही चीज होगा, आइदर स्प्रिंग एलोंगेटेड होगी या आइदर स्प्रिंग कॉम्प्रेसिव होगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि स्प्रिंग एलोंगेटेड भी रहेगी और कॉम्प्रेसिव भी। मैं दो अलग अलग कंडीशन लेके ये बता रहा हूं कि कैसे आप एलोंगेशन होगा तो कैसे फोर्स लगाओगे और अगर कॉम्प्रेशन होगा तो कैसे फोर्स लगाओगे। ठीक है,
तो यहां पे स्प्रिंग फोर्स ऐसा लगेगा, जस्ट अपोजिट टू एक्स, तो यहां एफ एस ऐसा लगेगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू दोनों की सेम होगी। अगर कॉम्प्रेशन और एलोंगेशन दोनों के टाइम में, अगर कॉम्प्रेशन और एलोंगेशन दोनों के टाइम में मैंने एक्स सेम लिया है, तो वो सेम फोर्स लगेगा। मान लो मैं इसको x1 ले लेता, इसको x2, तो यहां x1 x2 लिखा जाता, यहां पे x1 लिखा जाता, ठीक है। ये कन्वेंशन नहीं है, कन्वेंशन नहीं है भाई, माइनस साइन का बड़ा रोल है। माइनस साइन ऑलवेज अपोजिट टू एक्स, दिस इज नॉट ए कन्वेंशन। मैं यहां लिख देता हूं, एफ इज ए रीस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज ए रीस्टोरिंग फोर्स। माइनस साइन ये बता रहा है कि स्प्रिंग फोर्स हमेशा एक रीस्टोरिंग फोर्स होगा। माइनस साइन का फिजिकल मीनिंग ये है कि स्प्रिंग फोर्स हमारा क्या होगा, एक रीस्टोरिंग, मतलब हमने कॉम्प्रेस कर दिया, देखिए हमने इसको कॉम्प्रेस करके छोड़ दिया, तो इसको फिर से कौन रीस्टोर करेगा, यही स्प्रिंग फोर्स। एक्स इधर लग रहा है और स्प्रिंग फोर्स उसके अपोजिट लग रहा है। अभी हमने एलोंगेट किया था, फिर छोड़ दिया था, तो इसको कौन फिर से एल नॉट पे इसको कौन लेके आएगा, एल नॉट पे इसको कौन लेके आएगा, स्प्रिंग फोर्स। कोई भी बुक करिए, कोई भी बुक करिए भाई, आपको मैं यही सजेस्ट, मैं रोज रोज बुक का ये बकवास नहीं कर सकता, आप कोई भी बुक कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। एफ एस जो है अपने पास के एक्स है, और मैं बता चुका हूं मेरे अकॉर्डिंग क्या करना है, बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो माइनस साइन आपके पास यहां भी माइनस होगा भाई, मैं यहां मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, यहां मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, यहां मैंने केवल मैग्नीट्यूड लिखा है, माइनस क्यों लिखूंगा, आपको एक्स इधर है ना, पहले से मैंने ऑपोजिट दिखा रखा है, तो माइनस नहीं लिख रहा हूं। माइनस तब लिखते हैं जब आपको, यहां मैंने वेक्टर अपोजिट दिखाया हुआ है कि एक्स इधर है, एफ एस इधर है, माइनस साइन को लेकर ही तो मैंने फोर्स बनाया है, तो यहां माइनस नहीं दिखाने का है, जब वेक्टर लिखेंगे तब दिखाने का। क्लियर है? पढ़ा लेने दो, फिर एससी वर्मा से टिक कराऊंगा, अभी एक भी क्वेश्चन नहीं हिला पाओगे। तो एफ एस इक्वल टू के एक्स है, ठीक है, इन दोनों का अपना ऑपोजिट है। तो शायद सब लोग समझ गए कि फाइनली क्या है। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर दोनों साइड से अगर हम खींच दें, लो दोनों साइड से खींच दो। मान लो ये नेचुरल लेंथ पे था, आपने इधर फोर्स लगाया कुछ F1, ठीक है। चलो मैं इसको अलग स्लाइड में ले लेता हूं। मान लीजिए आपने क्या किया, एक स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ पे, स्प्रिंग है अपनी नेचुरल लेंथ पे अभी L नॉट, आपने इसको क्या किया, दोनों साइड से खींच दिया कुछ फोर्स लगाकर, यहां पे फोर्स F1 लगाया और यहां पे फोर्स F2। कभी भी ध्यान रहे कि ये जो मैं F1 F2 फोर्स दिखा रहा हूं, इसका कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये दोनों फोर्स बराबर ही होने वाले हैं। पहले ये बताइए, ये समझ में आया आप लोगों को क्यों बोल रहा हूं ऐसा? कोई कमेंट करके बताएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये दोनों फोर्स हमेशा बराबर होंगे इस स्प्रिंग पे, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? कोई बताने वाला है? इसको मैं F1 बोल रहा हूं और इसको F2 बोल रहा हूं, ठीक है। ये अपनी स्प्रिंग है और ये खिंच के, ये मान लो खिंच गई और खिंच के कुछ ऐसे हो गई, ये पॉइंट यहां आ गया कुछ, और ये यहां पे आ गया। इनका नाम दे लो, ये P मान लो पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, तो ये Q पॉइंट तुम्हारा मान लो यहां आ गया और ये P पॉइंट यहां आ गया, ठीक है। अब बताओ, तो अब इसमें जो गलतियां होंगी वो ध्यान से देखो, क्या गलतियां करते हैं बच्चे। ये तो इतनी लेंथ L नॉट की थी भाई, इसकी इतनी लेंथ इसकी L नॉट की थी, ओके। मान लेते हैं कि ये Q जो है यहां से इधर चला गया x1, और ये जो है P यहां से यहां आया x2,
दोनों अलग अलग आ गए x2, और ये मान लो डिस्प्लेस हुआ x1, या xp कर लो और ये मान लो xq कर लो, xq कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप लोग बताओ कि यहां पे यही फोर्स लग रहे हैं, इसको आप खींच रहे हो, ये इसी फोर्स से खींचा जा रहा है, ठीक है। अब आप लोग बताओ इसमें स्प्रिंग फोर्स क्या लगाओगे, आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें स्प्रिंग फोर्स क्या लगाएंगे जल्दी। इसमें स्प्रिंग फोर्स क्या लगाएंगे जल्दी बताइए। टू F1 सर, के कांस्टेंट की वजह से, के तो कांस्टेंट है बिल्कुल, वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक ही स्प्रिंग है, ये है अपना के, ये है अपना के, जल्दी कमेंट करके बताइए। फोर्स सेम रहेगा, चलिए सूरज आपने बिल्कुल सही बात बोली, फोर्स सेम रहेगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये आप सभी लोग समझ रहे हैं कि फोर्स सेम रहेगा। ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन इन हॉरिजॉन्टल फोर्स विल बी सेम। ये प्रकाश बाबू की अलग फिजिक्स चलती है। प्रकाश बाबू आपकी फिजिक्स एकदम अनोखी है, शर्मा जाएगी फिजिक्स आपसे। नॉर्मल रिएक्शन यहां पे कहां आ रहा है बेटा, यहां कहां नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन कब लगता है, कोई कहां नॉर्मल रिएक्शन तुम कैसे सोच लिया। अगर आप नॉर्मल रिएक्शन सोच रहे हैं मतलब ब्लंडर सोच रहे हैं। यहां कहां नॉर्मल रिएक्शन है बताइए, बताएंगे आप कहां नॉर्मल रिएक्शन आप सोच पा रहे हैं, ठीक है। एक्शन रिएक्शन पेयर, बिल्कुल। तो चलिए सभी बच्चे समझ रहे हैं कि यहां कोई बच्चा ऐसा ना सोचे कि सर इधर के x2 लगेगा, जो जनरल मिसकंसेप्शन है बच्चों का कि सर इधर के xq लगेगा और इधर के xp लगेगा। अगर कोई बच्चा ऐसे सोच लेता है तो तुरंत उसको सोचना चाहिए कि एक ही स्प्रिंग है, ठीक बात है, तो एक ही स्प्रिंग में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इसमें स्प्रिंग फोर्स के xq और के xp अगर आप लगा रहे हो तो मासलेस बॉडी पे, ठीक है, मासलेस बॉडी पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो यहां कभी भी ये 0 नहीं होगा, ठीक है। तो शायद सभी बच्चे अच्छा, दूसरी बात आपको मैंने बताया था कि व्हाट इज द टोटल एलोंगेशन। टोटल एलोंगेशन देखिए जरा, इधर xq बढ़ गया, ये xp बढ़ गया, तो व्हाट इज योर टोटल एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, x नॉट या x नॉट, आई एम सेइंग टोटल एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, टोटल एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। और किसी बच्चे को कुछ भी ना समझ में आए तो जो मैंने कहा था एलोंगेशन निकालना है, तो आपको क्या बताया था, फाइनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग माइनस इनिशियल लेंथ, ये कर दो सीधे सीधे, फाइनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग माइनस इनिशियल लेंथ। तो फाइनल लेंथ कितना था भाई, फाइनल लेंथ कितना हो जाएगा, L नॉट प्लस XP प्लस XQ, ठीक है, दिस इज योर फाइनल लेंथ, माइनस इनिशियल लेंथ इज L नॉट, ठीक है भाई। तो x नॉट क्या मिलेगा तुम्हें, XP प्लस XQ, बोलो भाई XP प्लस XQ। तो दिस विल बी आवर टोटल एलोंगेशन। और स्प्रिंग में जो टोटल एलोंगेशन होगा, स्प्रिंग फोर्स उसी के प्रोपोर्शनल होगा। स्प्रिंग फोर्स ना ही XQ के प्रोपोर्शनल होगा, ना ही XP के प्रोपोर्शनल होगा, वो हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होगा, टोटल एलोंगेशन या टोटल कॉम्प्रेशन। इसको आप दबा भी सकते थे, दबाने और खींचने में बस डायरेक्शन चेंज होगा। तो दिस इज आवर टोटल एलोंगेशन। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स विल एक्ट लाइक दिस। यहां पे के एक्स नॉट लगेगा, हमेशा एक्सटर्नल के अपोजिट, हमेशा रिस्टोर करेगा ना, एलोंगेशन है, आपने उसे खींच रखा है तो एलोंगेशन है, वो हमेशा उसको रिस्टोर करेगा। हमेशा स्प्रिंग फोर्स हैज ए टेंडेंसी टू रीस्टोर और रीगेन द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग। ये दिमाग में भर लो, ठीक है। स्प्रिंग हमेशा अपने आप को क्या करेगा, रीस्टोर करना चाहेगा, अपने नेचुरल लेंथ पे लाना चाहेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो अब यहां पे स्प्रिंग फोर्स कितना दिखा रहे हो, स्प्रिंग फोर्स दिखा रहे हो आप के एक्स नॉट। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात छुपी है, ध्यान से सुनिएगा, एक्स नॉट। अब आप बोलोगे सर F1 और F2 का क्या, आप अब ध्यान से सुनिए, आपने न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा है,
तो आपको ये भी पता है कि F इज इक्वल टू एम ए, आपने अप्लाई भी किया बहुत जगह पे। तो इफ एम इज जीरो, किसी बॉडी का मास जीरो लेके चलते हैं, ये मैंने इस स्ट्रिंग में भी आपको बताया है, ठीक है। तो F क्या होगा, F नेट भी जो होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो भी अपना क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए किसी बॉडी पे। मानते हो कि नहीं, किसी बॉडी पे अगर अपना इस नेट फोर्स जीरो, नेट मास उसका जीरो के बराबर है, तो उस पर नेट फोर्स भी क्या होना चाहिए, जीरो। अब आ जाओ यहां पे, अगर Q पॉइंट की एबीडी बनाओ, Q पॉइंट किसका पॉइंट है, Q पॉइंट एक स्प्रिंग का कोई पॉइंट है ना। तो ये मासलेस पॉइंट है, ये बोलो कैसा है, मासलेस पॉइंट है भाई, है या नहीं है। तो ये मासलेस पॉइंट है, और अगर ये मासलेस पॉइंट है और इसी तरीके से अपने पास है P, तो P भी मासलेस है। चलो मैं सामने ही बना देता हूं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, या यहां बना लो, ठीक है। तो ये दोनों मासलेस पॉइंट हैं, तो इस पे भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है, आप देखो इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है। इस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ F1 है ना, F1 लग रहा है, और इधर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है kx0, स्प्रिंग फोर्स इस पे लग रहा है kx0, इस पे लग रहा है स्प्रिंग फोर्स kx0। तो दिस इज योर F1 एंड दिस इज योर kx0, दिस इज फॉर पॉइंट Q जो कि एक मासलेस है, ठीक है। इसी तरीके से ध्यान से देखिएगा, इसी तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बहुत लोग गलती करते हैं, ये सब कॉमन मिस्टेक्स हैं। इधर लगेगा kx0 ही, और ये अपना F2 है, और इधर लगेगा kx0। ये किसके लिए भाई, ये Q के लिए। ये भी मासलेस है और ये भी मासलेस है, तो नेट फोर्स इस पे जीरो होना चाहिए। क्या लिखोगे यहां से, F1 किसके बराबर होगा, kx0 के। फॉर द सेम लॉजिक F2 क्या होगा, नेट फोर्स जीरो बिकॉज सिस्टम इज मासलेस। तो यहां से ये और यहां से आप इन दोनों से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या बोल सकते हो कि ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अपना जो फोर्स है, ठीक है, कोई भी अपने पास जो फोर्स है वो अगर ये पूरा मासलेस है, यहां कुछ भी और नहीं कनेक्टेड है, कोई बॉडी नहीं कनेक्टेड है, कोई ब्लॉक या कोई बॉडी नहीं कनेक्टेड है, ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहां पे F1 kx0, F2 kx0। भाई ये kx0 टोटल ही है, kx0 टोटल ही है, ठीक है। आपको मैं लिख चुका हूं, kx0 का मतलब kxp प्लस xq, kxp प्लस xq, ठीक है। तो अभी भी कुछ भाई लोग कंफ्यूज हैं, टोटल k है तो टोटल k ही आपको यहां x0 का मतलब टोटल एलोंगेशन ही है। तो मासलेस बॉडी पे नेट फोर्स होगा, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये F1 भी F2 के बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा, kx0। तो फाइनल आपके पास ये कंक्लूजन निकलता है, इसके लिए ये कंक्लूजन निकलता है कि अपना मासलेस स्प्रिंग है, तो आप उसे खींच रहे हो, ठीक है, तो वहां पर अपने पास स्प्रिंग फोर्स अगर आप केवल स्प्रिंग मासलेस है, तो जो भी kx0 होगा वो इधर भी F1 के बराबर होगा और ये भी F2 के बराबर होगा। तो यहां से हमने देखा कि बॉडी पे टोटल स्प्रिंग पे नेट फोर्स हमेशा जीरो रहेगा, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को। तो दिस इज बेसिक योर स्प्रिंग फोर्स, अगर आप दो चीजें कर रहे हो। अब इसी में देखिए, आपसे अगर मैं पूछूं तो शायद आप लोग अब बता पाओ मे बी कि रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, यहां पे जैसे मैंने आपको वेइंग मशीन बताया था, वैसे स्प्रिंग बैलेंस की कहानी है। स्प्रिंग बैलेंस ये क्या एक्सपीरियंस करता है, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस always according to spring force
in the spring balance. इन द स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, तो देखिए कैसे, अब इसमें जैसे क्वेश्चन देखिए लेते हैं, मान लीजिए आपके पास, तुम लोगों ने स्प्रिंग बैलेंस देखा है? ठीक है, किसी ने स्प्रिंग बैलेंस देखा है? टोटल स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू वन डायरेक्शन फोर्स अप्लाइड। हाँ बोल सकते हैं भाई, फोर्स तो वन डायरेक्शन में, अभी देखिए वो सब बातें आप तब बोलेंगे जब कोई बॉडीज हो, है ना। यहां पे मैंने कहा कि हमारे पास जो है केवल एक स्प्रिंग है और कुछ नहीं है। देखो स्प्रिंग बैलेंस जरूर देखा है सभी बच्चों ने, बिल्कुल सही बोला हर्ष ने। ये जो गैस सिलेंडर को मेजर करते हैं हम लोग, गैस सिलेंडर को कभी कभी मेजर करते हैं, तो वही अपना स्प्रिंग बैलेंस है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसमें सिलेंडर को थोड़ा हैंग करके उठाते हो तो रफली हमें कोई ना कोई आइडिया दे देता है कि सिलेंडर वाले ने सही गैस दिया है कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो वही चीज हम यहां देखने वाले हैं। तो यहां पर देखिए कि मान लीजिए एक सिचुएशन आपको मैं बोलूं, ऐसा है कि एक स्प्रिंग बैलेंस है, एक स्प्रिंग बैलेंस है और वो यहां से कनेक्टेड है। ठीक है, मान लो यहां पे कनेक्टेड है ये एम मास से, ये भी एम मास से कनेक्टेड है। ठीक है, पुली का मतलब देखिए, पुली के बारे में हम पूरा अलग से पढ़ेंगे। पुली का बस काम होता है फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करना, है ना, फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करना। जैसे यहां पे ये पुली टेंशन के डायरेक्शन को चेंज कर रही है, दो पुली लगी हुई हैं। अब आपको जैसे यहां पे स्प्रिंग फोर्स बताना है, स्प्रिंग ये रीडिंग है, इसके अंदर स्प्रिंग है, तो ये रीडिंग है, ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और ये ऐसे पड़ा हुआ है। अब आपको बताना है कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। तो इसमें रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस क्या है? रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, बता पाएंगे आप लोग? व्हाट इज द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस? 2 mg। जल्दी कमेंट करिए, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, एक बच्चे ने कर दिया है 2 mg। सूरज ने बताया है, कर्मा ने बताया है 2 mg, ओके, निर्भय ने बताया mg, सोनित ने बताया 2k mg। के मैंने आपको कहा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, स्प्रिंग की मटेरियल की प्रॉपर्टी है, के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो कुछ बच्चे 0 बोल रहे हैं, कुछ बच्चे 2 mg बोल रहे हैं, कुछ बच्चे mg बोल रहे हैं। मुझे पता था इस तरीके के बहुत सारे चीजें आएंगी। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है नहीं पता, वो भी ये बता रहा है कि चलो नहीं पता, चलो भाई ठीक है,
नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता तो अब जान जाएंगे। देखिए यहां पर कुछ पता नहीं करना था, आपने जो अभी पढ़ा था उस पर दिमाग लगाना था। क्वेश्चन में आपको पहले से नहीं पता, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, पहले से तो नहीं पता होगा, है ना। अभी जो आपने पढ़ा ना उसी पे बेस आप सॉल्व कर सकते थे। कैसे, देखिए अभी मैंने आपको कहा कि भाई यहां पे फोर्स की बात करो तो हमेशा एबीडी को याद करो। यहां पे एक्सटर्नल फोर्स तुरंत लगेगा वेट, और यहां पे भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वेट। दिख रहा है, जो जी चीज आप पढ़ रहे हैं सबका यूज करिए। और यहां एमजी लगेगा। अच्छा, इस एमजी की वजह से यहां स्ट्रिंग है, ये आपका क्या है, स्ट्रिंग है जो हमेशा मासलेस है, और ये भी आपके पास स्ट्रिंग है। अभी मैं जानकारी के लिए बता दूं, पुली केवल आपका क्या करती है, पुली का काम केवल कितना है, टेंशन को चेंज नहीं करना, टेंशन की वैल्यू को चेंज नहीं करना, उसका डायरेक्शन चेंज करना। ठीक है, उस पर हम अलग से आएंगे क्यों ऐसा होता है। ठीक है, कब ऐसा होगा कब नहीं होगा। तो ये स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग आप सबको दिख रही है, क्या है, ये रस्सी यहां तक बंधी हुई थी और ये स्प्रिंग से कनेक्टेड थी, ये रस्सी यहां तक बंधी हुई थी। तो अगर आप ध्यान से देखो आप, तो यहां पे टेंशन अगर मैं T1 मान रहा हूं, टेंशन तो मार्क करना सभी बच्चों को आता है कि एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट रस्सी में टेंशन आएगा, और ये रस्सी मासलेस है तो इसके ऊपर टेंशन ऐसा होगा, दिस टेंशन विथ रिस्पेक्ट टू पुली एंड दिस टेंशन विथ रिस्पेक्ट टू ब्लॉक। अब इस T1 की वजह से इस पुली के रिस्पेक्ट में T1 ऐसा होगा, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में टेंशन ऐसा होगा। ठीक है, हाँ पुली मासलेस है, अभी हम उस पे आएंगे। ठीक है, पुली मासलेस है, मासलेस पुली पे हमेशा दोनों साइड आपका टेंशन सेम रहेगा, और ऐसा नहीं है, मासलेस और फ्रिक्शनलेस भी है। ठीक है, उस पे हम अलग से आएंगे पुली पे। अभी आप इतना समझिए कि आपके लिए पुली के ऊपर से कोई स्ट्रिंग पास हो रही होगी तो उसका टेंशन अभी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कब होगा, उस पे हम अलग से पुली के क्वेश्चंस में करेंगे। तो ये T1 ठीक है। अब यहां आ जाओ, यहां पे अगर आपने बोला सर रस्सी तो अलग है, ठीक है भाई, आप मान लो रस्सी अलग है, हालांकि सभी बच्चों को अब दिख रहा है कि जब आप इसका इक्विलिब्रियम करोगे तो T1 mg के बराबर होगा और T2 भी mg के बराबर, तो T1 और T2 सेम होंगे। तो शायद समझ गए, ये पुली के रिस्पेक्ट में इधर और यहां पर ये T1 T2 इधर। ठीक है, तो अब फाइनली अगर आप ब्लॉक की एबीडी बनाते हो तो फॉर ब्लॉक व्हाट यू कैन से, एम के लिए ये ब्लॉक ए है, मान लो ये ब्लॉक बी है, तो ब्लॉक ए के लिए क्या बोल सकते हो आप, ये T1 है, ये mg है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाओगे, सब रेस्ट पर पड़े हुए हैं। ठीक है, सब रेस्ट पे पड़े होंगे, इसमें कोई कंपोनेंट नहीं आएगा भाई, कहां कंपोनेंट ले रहे हैं, एक T1 नीचे है एक T1 इधर है, तो ये 90 डिग्री पे हैं, कहां कंपोनेंट लिए जा रहे हैं। तो यहां पे हम ब्लॉक के लिए कर रहे हैं, ब्लॉक के लिए हम हमेशा y डायरेक्शन में, तो यहां पे T1 mg के बराबर होगा। पहली बात ये आप देखकर भी बता सकते थे, तो जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, अभी बिगनिंग है तो मैं एक एक चीज बता रहा हूं, फिर डायरेक्ट ले लेंगे हम लोग। ये T2 है, ठीक है, रस्सी अलग थी, टेंशन अलग है, लेकिन ब्लॉक के दोनों के मास अगर सेम है तो T2 भी किसके बराबर होगा भाई, mg के। ठीक बात है, ब्लॉक की दोनों की एबीडी बन गई। अब आ जाओ स्प्रिंग की एबीडी बनाते हैं। स्प्रिंग की जब एबीडी बनाएंगे तो क्या लगेगा, स्प्रिंग बैलेंस की एबीडी में देखिए, स्प्रिंग बैलेंस की जब आप एबीडी बना रहे होगे तो यही तो है, ये इसको इधर से खींच रहा होगा T1 से। अब सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि यहां T1 और T2 बराबर है क्योंकि दोनों की वैल्यू mg है। यही समझने वाली बात है, क्योंकि कुछ बच्चों ने जो 2 mg लिख दिया है और कुछ ने 0 लिख दिया है, कुछ बच्चों ने 0 लिखा और कुछ बच्चों ने क्या लिखा, 2 mg। वो उन्होंने क्या सोचकर लिखा होगा, वो समझ रहे हैं, उन्होंने यही सोचकर लिखा कि सर इधर तो T और T बराबर हैं, हमने क्या लिया, अभी ये प्रूफ किया कि T1 T2 बराबर हैं, तो T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू mg है। बिल्कुल, इसको आपने कुछ T मान लीजिए, तो यहां पे हम T दिखा सकते हैं और यहां भी सर T दिखा देंगे,
तो इन्होंने क्या कर दिया, नेट फोर्स जीरो कर दिया, क्योंकि उनको दिख रहा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। बट वो ये भूल गए कि जैसे हम स्ट्रिंग में टेंशन पढ़ते हैं, उसी तरह मैंने कहा जो रोल टेंशन का स्ट्रिंग में था, वही इसका इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से इसमें टेंशन के नाम पे वही स्प्रिंग फोर्स है। तो कभी भी ध्यान रखिए कि मैंने आपको बताया हुआ है कि पूरे बॉडी को अगर आप कंसिडर करते हैं, ठीक है, पूरे बॉडी को अगर आप कंसिडर करते हैं, तो पूरे बॉडी को जब आप कंसिडर करोगे तो वहां पे kx तो इंटरनल फोर्स होगा। अभी अभी आपको मैंने पढ़ा दिखाया कि kx तो हमेशा इंटरनल फोर्स होगा ना, इधर अपने पास kx होगा और इधर kx होगा। तो कभी भी आपको kx निकालना होगा तो स्प्रिंग को आपको दो टुकड़ों में इसको यहां से ब्रेक करके करना होगा। इफ यू वांट kx देन यू हैव टू टेक सम पार्ट, अदरवाइज kx विल बी एक्ट एज ए इंटरनल। जैसे मैंने यहां से ब्रेक कर दिया, अब ब्रेक करके देखो इसकी एफबीडी कैसे बनेगी। तो बहुत लोग ये कॉमन ये क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं बहुत ज्यादा, जो बहुत बच्चों ने किया भी, किसी ने सही आंसर नहीं दिया, कुछ बच्चों ने दिया था। ऐसे आपने इसको पी पॉइंट है मान लो, यहां पे ब्रेक कर दिया पी पॉइंट, तो पी पॉइंट पे ब्रेक किया तो इसको ऐसे ब्रेक करोगे। अब आप इसकी एफबीडी बनाओ तो आपको क्लियर होगा कि इसे जो है ये टी से खींचा जा रहा है, ये भी टी से खींचा जा रहा है, और इसमें जो भी एलोंगेशन हुआ है उसके वजह से स्प्रिंग फोर्स आया है। और ये पी पॉइंट पे जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो इक्वल और अपोजिट होगा, जैसे टेंशन आपने देखा था, यहां एफएस लगेगा और यहां पर एफएस ऐसा लगेगा। बोलो भाई। तो यहां पर ऐसा लगेगा और इस पर ऐसा लगेगा। तो ये इंटरनल फोर्स है, आप जब तक इसको स्प्लिट नहीं करोगे ये दिखेगा नहीं, है ना। तो जब भी आपको स्प्रिंग फोर्स चाहिए, ये है अपना स्प्रिंग फोर्स, यही रीडिंग देगा। और ये सब मासलेस के पार्ट हैं, तो एफएस किसके बराबर होगा, एफएस जो होगा वो केवल टी के बराबर होगा। चाहे आप इसके लिए लिख लो चाहे इसके लिए लिख लो, दोनों के लिए देख लीजिए। तो ये गलती हो जाती है लोगों से। वाई यू डोंट यूज पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट फॉर एफबीडी। अरे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट में एफबीडी क्या बनाओगे, एक डॉट है, ब्लैक बोर्ड में एक डॉट है, ठीक है, तो एक ब्लैक बोर्ड में एक डॉट है, तो इसका एफबीडी आप क्या बनाएंगे, पॉइंट साइज। आप शायद यही पूछना चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता। तो फाइनली ब्रेक क्यों हुआ है सबको क्लियर हो गया कि टेंशन इज ए इंटरनल फोर्स। आप इसको जोड़ दोगे तो पूरे सिस्टम में, आप इसको पूरे सिस्टम को अगर आप लेंगे तो पूरे सिस्टम के लिए आप देखिए एफएस इंटरनल फोर्स होगा, वो तो जीरो होगा हमेशा, उसकी वैल्यू कैसे निकाल पाओगे आप, है ना। पूरे सिस्टम के लिए एफएस जो है क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपको जैसे मैंने स्ट्रिंग में भी कराया था, कई जगह कराया हुआ है कि आपने उसको कट कर दिया, तो कट कर दिया तो आप यहां पे क्या हो जाएगा अपने पास, इंटरनल फोर्स, ठीक है, इंटरनल फोर्स अपने पास क्या हो जाएगा, एफएस। तो जब आप पूरे सिस्टम को लोगे तो वो आपको जीरो नजर आएगा। तो उसको अगर हमें निकालना है तो कहीं से आपको किसी भी पॉइंट से उसको कट करके निकालना होगा। तो आपने इस पार्ट पे न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाया, चाहे इस पार्ट पे, आपको एफएस की वैल्यू क्या मिलेगी, टी के बराबर, दैट इज द रीडिंग। तो व्हाट इज योर रीडिंग। तो ये कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं। रीडिंग अपने पास आ जाएगा एफएस इज इक्वल टू टी, और टी की वैल्यू तुम लोगों ने निकाल दी है, दैट इज एम जी। तो दैट इज द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। तो ये अपनी स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग हो जाएगी।
क्लियर है सभी बच्चों को? आगे बढ़े। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, सेम क्वेश्चन है, अगर मैं चेंज कर दूं, देखें कितने बच्चे सोच पा रहे। अगर दोनों साइड मैं क्या कर रहा हूं, मासेज अलग अलग कर रहा हूं, आप लोग बताइएगा फिर। मासेज जो है क्या कर रहा हूं, अलग अलग कर रहा हूं। तो मासेज अगर आप अलग अलग कर रहे हैं, मान लीजिए इधर अपने पास है M1 और इधर है अपने पास M2। चलो कुछ वैल्यू ले लेते हैं, M के टर्म्स में दोनों की वैल्यू दे देता हूं जिससे सॉल्व कर पाओ। ये मान लो आपके पास 4M है और ये अपने पास M है, ये अपने पास M है, ठीक है। वही सारा कुछ वही है सेटअप, बस मासेस अलग अलग हो गए हैं। तो अब आपको रीडिंग बतानी है, अब आपको रीडिंग बतानी है स्प्रिंग बैलेंस की। है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट के रखिएगा, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, उसकी भी जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको रीडिंग बतानी है। सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ओके। फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस क्या होगा, क्या चेंज हो जाएगा? तराजू को स्प्रिंग बैलेंस नहीं बोलते हैं अक्षत, तराजू इज बीम बैलेंस, इट इज टोटली डिफरेंट। तराजू इज बीम बैलेंस, उसका लॉजिक ये नहीं होता, उस पर नेट टॉर्क जीरो करते हैं, जब हम टॉर्क पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर होगा। दिस इज नॉट तराजू, ठीक है, दिस इज स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, ये तराजू नहीं है। तराजू बीम बैलेंस कहते हैं, उसमें टॉर्क जो है बैलेंस करते हैं। mg एंड 4mg, अच्छा mg एंड 4mg, 5mg, 3mg, तुम लोग ये बता दो कि इसमें क्या चेंज होगा, क्या करोगे, लॉजिक क्या लगाओगे, कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे? कैलकुलेशन तो ठीक है, चलो क्या कॉन्सेप्ट लगाना चाहोगे, क्या चेंज हुआ है? फिजिक्स को सोचना शुरू करो, ठीक है, तुरंत जुटो नहीं, अपने मर्जी से हिट एंड ट्रायल मत करो, फिजिक्स को एकदम लॉजिकली सोचो। सभी बच्चों को पता है कि क्या ये ऐसे टिके रहेंगे, ठीक है, नहीं टिके रहेंगे, है ना। फ्री बॉडी से आपको पता चलता है कि ये जो है नहीं टिके रहेंगे। इधर होगा 4mg, इधर होगा mg, ठीक बात है। और रस्सी में टेंशन जो है, रस्सी में टेंशन जो है यहां पर सेम लेंगे। क्यों सेम लेंगे, इसका लॉजिक क्लियर है सभी को? अभी मैं अलग कर देता हूं, आपको दिक्कत होगी नहीं तो। रस्सी में जो है ये दोनों साइड टेंशन सेम लेंगे, क्यों? ये मासलेस है, स्प्रिंग जो है ये, इसका कोई मास नहीं है, मासलेस है ये मासलेस है। तो सभी बच्चों को समझ में आता है कि टेंशन जो है अलग अलग लोगे भी, तो जब आप स्प्रिंग बैलेंस पे फोर्स बैलेंस करोगे तो T1 और T2 बराबर होने चाहिए। नेट फोर्स स्प्रिंग बैलेंस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, क्योंकि वो एक मासलेस है, ठीक है। बट इन दोनों पे अपना अलग अलग होगा, ये एक्सेलरेटेड मोशन करेंगे। तो सभी को क्लियर है यहां पे कि टेंशन जो है
अगर आप T1 लेते भी हो तो चलो मैं यहां T1 ले लेता हूं, ऐसा होगा। मैं हर जगह का नहीं दिखा रहा हूं, अब ये सब लोग समझ रहे हैं। ये T2 होगा, इधर कितना होगा 4 mg, इधर कितना होगा mg, ये T2। तो पुली के रिस्पेक्ट में T2 ऐसा क्यों? कभी भी जब आप स्ट्रिंग पे टेंशन दिखाते हो तो उसके हर पार्ट पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए स्ट्रिंग पे, तभी आप टेंशन इक्वल और ऑपोजिट दिखा रहे हो। ये ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, ये पुली के रिस्पेक्ट में, यहां पे भी इस पुली के रिस्पेक्ट में ऐसा, तो यहां पे T2 ऐसा। मैं बार बार नहीं बनाऊंगा, ठीक है, आज अभी मैं बना दे रहा हूं, ऐसा होगा। तो अगर आप स्प्रिंग बैलेंस की एफबीडी बनाइए, तो एफबीडी अगर स्प्रिंग बैलेंस की बना रहे हैं तो वहां पर आप मासलेस है स्प्रिंग बैलेंस, तो अभी एक ही लॉजिक बताया कि मासलेस बॉडी पे नेट फोर्स 0 करने का है। तो यहां पे जो भी फोर्स होगा, ये तो इंटरनल फोर्स होगा ना, स्प्रिंग फोर्स kx, Fs तो इंटरनल होगा, एक्सटर्नल फोर्स T1 और T2 है। ये तो अपने पास कैसा फोर्स होगा, ये Fs जो है इंटरनल फोर्स होगा, है ना। यहां T1 है और ये T2। आगे के में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ऐसा कहीं भी दिखेगा तो आप सेम मान लेंगे, लेकिन मैं लॉजिक के साथ बता दे रहा हूं कि ये मासलेस है, इसका m 0 है, तो यहां पे नेट फोर्स 0 होगा, मतलब T1 इक्वल टू T2 होगा। तो आप ऐसे में यहां पे डायरेक्ट T मान सकते थे, अपना स्टेप बचा सकते थे। क्यों होगा उसका लॉजिक बता दिया, ठीक है। लेकिन ब्लॉक के लिए, जैसे ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है, तो क्या यहां पे T इक्वल टू 4 mg लिख देंगे? बताइए, T इक्वल टू 4 mg लिख देंगे? नहीं, अनइक्वल मासेस है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ लगेगा। और आपको मैंने बताया है कि जब भी कोई भी चीज एक साथ बंधी रहती है, एक साथ एक रस्सी से बंधी है, जिसको हम कंस्ट्रेंट कहते हैं, वो हमारा अगला टॉपिक होगा। लेकिन इतना आपको बताया है मैंने कि दोनों सब सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। ये ए होगा और यहां पे भी एक्सेलरेशन, एक नीचे जाएगा तो एक ऊपर जाएगा, सेम एक्सेलरेशन से, ठीक है। अब आप क्या करिए, एफबीडी ऑफ 4m मास, 4m की एफबीडी बना के न्यूटन सेकेंड लॉ लिख दीजिए। क्या लिखेंगे आप? ये अपने पास 4m है, इधर है T1 मतलब T, और इधर है 4 mg। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन, ठीक है। नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन मतलब 4 mg माइनस T इज इक्वल टू 4m इंटू ए। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, मतलब ठीक है। इसी तरीके से एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी, ब्लॉक बी की जब आप एफबीडी बनाएंगे तो उस पे आपको क्या मिलेगा? ऊपर T और नीचे mg, और ये ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, आपने ऊपर माना है एक्सेलरेशन, तो इस पे क्या लिखेंगे? न्यूटन सेकेंड लॉ। इस पे न्यूटन सेकेंड लॉ क्या लिखेंगे? नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन। तो नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन मतलब T माइनस mg, एक्सेलरेशन ऊपर है तो ये पॉजिटिव होगा, ये नीचे। हमेशा हम फोर्स एक्सेलरेटेड डायरेक्शन में लिखते हैं, ठीक है, बस यही सोचना है। तो यहां पे ये क्या आ जाएगा? T माइनस mg इक्वल टू m इंटू ए। यहां से दोनों को लीनियर इक्वेशन को ऐड कर दो सीधे सीधे, कितना मिलेगा? 3 mg इक्वल टू 5 ma। दिख गया सभी बच्चों को? इनको ऐड कर दिया, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये T और माइनस T कट जाएगा और आपको क्या मिलेगा? 3 mg। दिख गया सभी को? तो A कितना आ गया? एक्सेलरेशन कितना आ गया? 3 mg अपॉन 5m, दैट इज 3g बाई 5। एक्सेलरेशन आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन आ गया 3g बाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बस अब आपको एक्सेलरेशन आ गया तो किसी एक में पुट कर दो तो T आ जाएगा, और जो T होगा, T1 T2 इक्वल टू T लिया है ना आपने, तो जो T होगा वही हमारी स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी, क्योंकि ये बता चुका हूं। यहां से आपको फिर से कट करना होगा हाफ पोर्शन। तो जो अब ये तो अभी अभी बताया मैंने कि स्प्रिंग बैलेंस की जो टेंशन होगा वही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी। अगर आप इसको ऐसे कट कर रहे हैं
तो ये एफ एस होगा ऐसा, ये एफ एस होगा ऐसा, और इधर अपना ये टी होगा और इधर अपना ये टी होगा। तो टी जो है एफ एस के बराबर होगा, है ना, टी अपना एफ एस के बराबर होगा। अब आप यहां से एक्सेलरेशन निकाल चुके हो तो टेंशन भी आ जाएगा। टेंशन कितना आ जाएगा, किसी एक में पुट कर लो, जैसे सेकंड में, तो फ्रॉम सेकंड, सेकंड से क्या बोल सकते हो, T इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, दैट इज एम जी प्लस एम ए, तो m इंटू 3g/5। ठीक है, तो फाइनली 8 mg अपॉन में 5, ये टेंशन आ गया। चेक करिए सब लोग, 8 mg अपॉन 5 टेंशन आ गया बिल्कुल। तो यही अपनी क्या हो जाएगी, यही एफएस हो जाएगा, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। तो ये चेंज हो जाएगा, अप्रोच चेंज हो जाएगा। मतलब अभी भी तुम्हें टी ही निकालना था, है ना, जो टी होगा वही रीडिंग होगा, लेकिन वो टी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ा, थोड़ा मेहनत करना पड़ा, क्योंकि पूरा सिस्टम एक्सेलरेटेड है। ठीक है, पूरा सिस्टम एक्सेलरेटेड है, तो हमने ये किया। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, इसमें एक चालाकी करते हैं, ट्रिक देखो, मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं, इसमें थोड़ा सा आप स्टेप बचा सकते हो सिस्टम बाउंड्री के कॉन्सेप्ट से। तो अगर आप इसको ऐसे जमीन पे लिटा दो, अगर आप इसको ऐसे हॉरिजेंटल कर दो, तो आपको कैसा कुछ दिखने लगेगा सिस्टम, देखिएगा ऐसा कुछ दिखेगा। तो ट्रिक से आप थोड़ा समय बचा लोगे, ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। बस ये मत परेशान हो कि सर हॉरिजेंटल है तो ग्रेविटी कैसे लग रहा है, ये आपको मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आप इस तरीके से इसको एक एनालाइज कर सकते हो, बस, और कोई बात नहीं है। तो यहां बताओ, यहां पे नेट फोर्स इधर कितना था भाई, 4 mg, और इधर अपना mg क्या था इस तरफ, बोलो, यही था ना, ये m था और ये 4m था। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सिस्टम बाउंड्री का मजा देखिए। 4 mg का फोर्स लग रहा था इधर, और इधर क्या लग रहा था, mg। ठीक है, अब ये मत परेशान हो सर हॉरिजेंटल में ग्रेविटी ऐसे कैसे, वो आपको मैं बता रहा हूं कि आप इसको ऐसे विजुलाइज करिए कि इस पे mg जो फोर्स लग रहा है, इसको उठाकर टेबल पे रख दीजिए। तो टेबल पे रख दीजिए और एक इक्विवेलेंट फोर्स मान लीजिए जो ग्रेविटी का लग रहा है। ठीक है, 4m प्लस m 5m मास क्यों नहीं होगा, कौन सा 4m प्लस 5m मास क्यों नहीं होगा, क्या पूछ रहे हैं आप, 4m प्लस 5m मास क्यों नहीं होगा, क्या पूछ रहे हैं? फोर एम प्लस एम, अरे भाई अलग अलग एफबीडी बनाई है ना, जब इसकी एफबीडी हम अलग बना रहे हैं तो इसके लिए इक्वेशन अलग लिख रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं, ये जो आप लिख रहे हो ये पूरी एफबीडी हमने किसकी बनाई है, 4m की, तो हम यहां पे 4m के लिए न्यूटन्स लॉ लिखेंगे, हमने m के लिए लिखा है तो ये m के लिए लिखा गया है, इसमें क्या दिक्कत है आपको? तो यहां 4mg और ये mg, तो ठीक है, ऐसा ऐसा मान लीजिए कि अब इसके यहां कोई फोर्स है जो इतने के बराबर है। अब बाकी जो फोर्सेज हैं आपको दिख रहे हैं इंटरनल है, यहां पे आपने टी माना था, जो टेंशन आपने बोला था सेम होगा, ये सब इंटरनल फोर्स दिख रहे हैं कि नहीं, एक ही सिस्टम बाउंड्री में इक्वल और अपोजिट पेयर है, इक्वल और अपोजिट पेयर है। ये देखिए, इधर अपने पास एफएस था, इधर अपने पास एफएस था, ये एफएस था, ठीक है, तो सब इंटरनल दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं कि नहीं, ये एफएस, ये भी एफएस, ये सब आपको इंटरनल दिखेंगे इस सिस्टम बाउंड्री में, अगर आप सबको एक सिस्टम ले लोगे।
पूरे को एक कंप्लीट सिस्टम ले लोगे तो ये दिखेगा। अगर आप पूरे को एक सिस्टम बाउंड्री में लेते हो तो देखिए, आप ऐसे एक सिस्टम बाउंड्री में ले रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स के नाम पे कौन है? एक्सटर्नल इस सिस्टम बाउंड्री के लिए क्या दिखा सभी बच्चों को कि इस सिस्टम बाउंड्री के लिए दिस टेंशन इज इंटरनल, दिस एफएस इज इंटरनल, दिस टेंशन इज इंटरनल। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? नेट फोर्स एक्सेलरेटेड डायरेक्शन में, नेट फोर्स जो है इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड, केवल ये एक्सटर्नल है, ये ज्यादा है तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन इधर होगा, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन इधर होगा। ठीक है, लेकिन मैं फिर बता दूं, एक चीज का ध्यान रहिए, फिजिक्स में हमेशा जो चीज बताई जाए हर जगह नहीं लगा सकते। ठीक है, हर जगह आप नहीं लगा सकते। क्यों? मैंने कहा है कि सिस्टम कब मानेंगे? जब इसका एक्सेलरेशन भी सेम हो और इसका भी। अगर इसका एक्सेलरेशन भी अगर ए नहीं है, मान लो कुछ A1 है और इसका एक्सेलरेशन भी ए नहीं है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, तब आप ऐसा नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो सिस्टम बाउंड्री में इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है, जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ऊपर उठेगा, उसी रेशियो में, एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं, उनका कंस्ट्रेन मोशन है, उस पर हम और डिटेल में आएंगे। ठीक है, तो ये आप जब ऐसा होगा तब आपको पूरा सिस्टम मान लेंगे। तो तुरंत ये जो आपने दो बॉडी की अलग अलग ब्लॉक्स की एबीडी बना के और एक्सेलरेशन निकाला था, उसके जगह पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन। पूरे सिस्टम के लिए क्या लिखेंगे? 4mg, देखिए इस तरफ माइनस mg इक्वल टू नेट सिस्टम। और फिर आप फिर से ध्यान रखिए कि अगर हम जो है पूरे सिस्टम के लिए लिख रहे हैं तो सिस्टम का मास लिखा जाएगा 4m और m। किसी बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिक मेथड ध्यान देगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत अप्रोच आपको जो बता रहा हूं बहुत सिंपल अप्रोच है। आप अगर पूरे सिस्टम के लिए लिखते हैं तो नेट फोर्स कितना हो गया? इधर 4mg, उल्टी तरफ mg है तो माइनस। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लिखना है, तो एक्सेलरेशन में डायरेक्शन में 4mg है और ये अपना mg है, तो कितना हो जाएगा? 4mg माइनस mg इक्वल टू, भाई निकल लो आप पतली गली से, आप बोर हो रहे हो तो। ठीक है, जल्दी से बिना मतलब अपना समय बर्बाद किए तुरंत यहां से भाग जाओ और नजर मत आना। ठीक है, जब तुम्हें ये सब चीजें बोर लग रही है ना, तो आज जो है मैं लिख के दे रहा हूं, आप यहां से तुरंत भाग जाओ यहां से। ठीक है, और नजर मत आना यहां पे। आप जिंदगी में कभी सिलेक्शन के लिए आप यहां पढ़ाई करने आए हो? बकवास, सब बोगस लोग हैं पूरी तरीके से। यहां पे मैं तुम्हें क्या मनोरंजन करने के लिए आया हूं? नाचूं, गाना गाऊं? फिजिक्स ही पढ़ा सकता हूं मैं। ठीक है, इसको ब्लॉक करना पड़ेगा। क्यों आ रहे हो ब्रो? बोर हो रहे हो तो आप जाओ वहां पे कॉमेडी नाइट विद कपिल शर्मा देखो, वहां बोर नहीं होगे। 4mg और ये अपने पास इधर mg माइनस mg, तो 4mg माइनस mg इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल मास कितना है अपने पास सिस्टम का? 5m इंटू ए, ये लिखा जाएगा। दिस इज फॉर होल सिस्टम। तो एक ही बार में आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा फॉर होल सिस्टम। जिसको ये सब चीजें बोरिंग लग रही है, ठीक है, फिर तो या तो कोई वो और प्लेटफॉर्म ढूंढे जहां पे उनको जो है मजा दिलाया जाता है। और लेकिन एक चीज बता दूं, हार्ड सच्चाई यही है कि फिर सिलेक्शन नहीं होने वाला है, उनका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। फिजिक्स पढ़ने आए हो यहाँ पे, आपको और मजा, क्या आपको मजा चाहिए भाई? जिसको इन सब चीजों में मजा नहीं आ रहा है वो तैयारी क्यों कर रहा है? फिर वो कुछ और पढ़े जहां मजा आए, या किसी और प्लेटफॉर्म को तलाशे। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3/5g। देखिए, तो वही चीज मैंने आपको एक डिफरेंट अप्रोच से बताया कि आप अगर इसको कभी भी सिस्टम बाउंड्री का पावरफुल जो है कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको यूज करना धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे, तो आपको मजा आएगा कि आप अपना समय बचाएंगे। लेकिन हर जगह हर चीज नहीं चलती है फिजिक्स में, हर चीज आपको जानना है कब कहां क्या यूज होगा। सब पे एक कंडीशन है। क्या कंडीशन था? कि ये पूरा सिस्टम तभी लिया जाएगा जब 4m
और यहां लिखा हुआ है इसका भी एक्सेलरेशन और इसका भी एक्सेलरेशन सेम होगा, तभी आप इसको सिस्टम बाउंड्री में ले सकते हैं। क्लियर है? तो आप इस तरीके से भी इसको देख सकते थे। ठीक है, बाकी तो आप फिर ये निकाल दियो, अब किसी एक की एबीडी बनाओगे, वहां से टेंशन आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा तो एफएस आ जाएगा, खत्म। ठीक है, ये कहानी है। नेक्स्ट देखिए कॉन्सेप्ट, जो प्रॉपर्टी है स्प्रिंग फोर्स की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो। उससे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की बात कर लेते हैं। मतलब मोर देन वन स्प्रिंग है, अगर मोर देन वन स्प्रिंग है, ठीक है, तो यहां पे अपना पहला जैसे कॉम्बिनेशन एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तुम लोगों ने 10th क्लास में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा ना, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो होता है तुम लोगों के 10th क्लास में, ठीक है। आपके पास जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी तो होता ही है। तो कितने बच्चों ने सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला पढ़ा है, जरा कमेंट करो। व्हाट इज आर इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन and what is R equivalent in parallel combination? What is R equivalent in series combination and what is R equivalent in parallel combination? बिल्कुल ठीक है, सबको याद होगा। चलिए उसी के जैसा अब हम बात करेंगे स्प्रिंग का। तो स्प्रिंग में मान लो मैं एक से ज्यादा, ये जनरलाइज कर लेंगे, अभी मैं केवल जैसे दो स्प्रिंग की बात कर रहा हूं, इसको जनरलाइज कर लेंगे फिर बाद में। यहां पे ये K1 है, ये K2 है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कि आप लोग बताते थे कि कोई भी रेजिस्टेंस अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो क्या बोलेंगे आप? सीरीज कॉम्बिनेशन में आप क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बोलेंगे बताइएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता था, सबको याद आ रहा होगा कि जो भी करंट पास होगा वो सभी रेजिस्टेंस से सेम पास होगा, करंट सब में सेम पास होगा, तो वो क्या कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा उस पे आएंगे। जैसे रेजिस्टेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता था, है ना। उसी तरीके से यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन उसे बोला जाएगा। पहला कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे पहचानेंगे हम? प्रॉपर्टी होती है सीरीज कॉम्बिनेशन की कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन in series combination spring force must be same. Spring force in each spring is same. ये कहलाता है अपना सीरीज कॉम्बिनेशन। तो स्प्रिंग फोर्स अपना क्या होगा? इसमें सेम होगा। जैसे कि ये K1 K2 है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि इस स्प्रिंग में और इस स्प्रिंग, दोनों स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? सेम होगा। तब वो कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आप देखिए इसका इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं। ये इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या निकालना चाहते हैं? जैसे वहां आर इक्विवेलेंट निकालते थे, वैसे यहां के इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता था, बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा कि ये जो भी अपने पास है सीरीज कॉम्बिनेशन में K1 और K2, इसके जगह पे आप एक सिंगल इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? इक्विवेलेंट का क्या मतलब था? जैसे R1 R2 R3 आपने सीरीज में रेजिस्टेंस लगाए थे, बैटरी से कनेक्ट किया था, तो जो तीनों ने मिलकर जो करंट ड्रॉ किया था बैटरी से, वो काम अकेला एक सिंगल रेजिस्टेंस कर दे, वही इक्विवेलेंट होता था। ठीक उसी तरीके से यहां पर ये जो दो स्प्रिंग है, मान लीजिए आप इसको स्लोली पुल कर रहे हैं किसी एफ फोर्स से, इसको धीरे धीरे पुल कर रहे हैं, एफ फोर्स से आप इसे पुल कर रहे हो। तो जब आप इसे एफ फोर्स से पुल कर रहे हो, ठीक है, एफ फोर्स से आप इसे पुल कर रहे हो, तो इन दोनों के जगह पे मैं एक इक्विवेलेंट का ये मतलब है कि इन दोनों के जगह पे
आप एक सिंगल कोई ऐसा स्प्रिंग डिजाइन करो जिसको आप इसी फोर्स से पुल करो, तो वही एलोंगेशन देगा जो इन दोनों ने मिलके दिया था टोटल, ये एफ है। तो इसको बोलेंगे हम के इक्विवेलेंट। इन दोनों के जगह पे मैंने एक सिंगल स्प्रिंग लगा दिया, ठीक है। अब कैसे कर रहे हैं वो देखिए। मान लेते हैं कि इसका मैं आपको प्रूफ भी बता रहा हूं, देखिए कि इसमें x1 का एलोंगेशन हुआ, एलोंगेशन अलग अलग होंगे, स्प्रिंग फोर्स सेम होगा। इसमें x1 का एलोंगेशन हुआ और इसको आपने खींचा तो इसमें एलोंगेशन हुआ x2 का, ठीक है। और ये देखिए दोनों का जंक्शन है, हम मासलेस स्प्रिंग पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में। तो होगा क्या कि अगर आप इसकी बीडी बनाते हैं, टोटल एलोंगेशन, मैंने क्या बोला कि इक्विवेलेंट का क्या मतलब है कि इसने x1 एलोंगेट हुआ, ये x2, कितना फोर्स लगाने पे f, यही फोर्स f आप एक ऐसे स्प्रिंग पे लगाओ जिससे सेम एलोंगेशन मिले, टोटल एलोंगेशन कितना मिले, x1 प्लस x2। तो आप ये P पॉइंट मान लो जंक्शन को, तो इस P पॉइंट की अगर एफबीडी बनाते हैं आप, ठीक है, P पॉइंट की अगर आप एफबीडी बनाएंगे तो कैसे बनेगा वो देखिए। इसको ब्रेक करता हूं मैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये एफ फोर्स है, तो इसके खींचने की वजह से इसमें एक स्प्रिंग फोर्स रहेगा जो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट इसको रिस्टोर की टेंडेंसी रखेगा, तो यहां पे लगेगा ऐसा। तो बहुत बेसिक बातें हैं लेकिन लोगों को ये सब कुछ नहीं आता, फिर आगे उनको बहुत दिक्कत होती है। इसी पी पे ये P है, तो यहां पे kx लगेगा। अब ये kx इसके लिए P पॉइंट जो कॉमन है ना, ये P पॉइंट दोनों पे कॉमन है, ठीक है। तो आपने यहां बोला कि इसके खींचने की वजह से इसमें एक स्प्रिंग फोर्स लगा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2 और इसमें एलोंगेशन कितना है x2 का, तो यहां पे आएगा K2x2। यही K2x2 ऐसे लगेगा जैसे टेंशन दिखाते थे, क्योंकि ये दोनों P है, ये भी P है, ये भी P है, कॉमन पॉइंट है, ये भी P है, ठीक है ना। तो K2x2, अब इस K2x2 से ये वाला स्प्रिंग खींचेगा, K2x2 से ये स्प्रिंग खींचेगा, तो यहां पे लगेगा फोर्स K1x1, इधर ये खींच रहा होगा तो इसको रिस्टोर करने के लिए जस्ट अपोजिट, तो यहां पे लगेगा K1x1। तो ये P पॉइंट दोनों कॉमन है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये इक्वल और अपोजिट हो जाएगा, यहां लगेगा K1x1। तो लोग रट लेते हैं, लेकिन शायद कुछ ही को ये लॉजिक पता है या बताया जाता है कि क्यों ऐसा है। ये उल्टा दिखा दिया मैंने, यहां पे K1x1 ऐसा लगेगा, इस पे नीचे होगा और इस पे नीचे होगा। तो ये अपना K1x1 ऐसा होगा, सेम P पॉइंट है। पहले ये देख लीजिए तसल्ली से। ये पहले फोर्स F लगा, ध्यान से देखिए, पहले फोर्स F लगा जिससे इसमें एलोंगेशन हुआ, तो K2x2 इधर लगा। इस K2x2 से ऐसा सोचिए, इसको तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, इसको हटा सकते हैं। K2x2 से ये पुश हुआ, कौन, ऊपर वाला, ये K2x2, ये P पॉइंट कॉमन है ना, ये समझाने के लिए। आप यहां देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये K2x2 इधर लगा और ये K2x2 इसको पुश करेगा, तो ये कॉम्प्रेस होगा, तो इसके वजह से इसमें एक ऐसा फोर्स आएगा K1x1। ये चीज है, शायद समझ गए होंगे। K2x2 इस P पॉइंट को ऊपर ले जाएगा, है ना, K2x2 इस P पॉइंट को ऊपर ले जाएगा, तो आगे ऊपर वाली स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी, तो उसके वजह से स्प्रिंग फोर्स नीचे लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको समझाया और P को मैंने अलग करके दिखाया है।
अब P के लिए देखो क्या है, P एक मासलेस स्प्रिंग, पूरा मासलेस है। तो इस मासलेस स्प्रिंग पे आपको क्या दिखता है, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ये एक मासलेस स्प्रिंग है तो उसका पॉइंट, ये जो कॉमन P पॉइंट है ये भी मासलेस है। तो ये जो मासलेस स्प्रिंग का जो ये पॉइंट है, ये जो मासलेस स्प्रिंग का पॉइंट है भाई, ये पॉइंट अपना P है। तो इस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो यहां पे आप क्या बोलेंगे, K1x1 शुड बी इक्वल टू K2x2। और देखो इसके लिए अगर आप निकालते हो तो F इज इक्वल टू, इसके लिए क्या लिखेंगे, ये भी मासलेस है पूरा स्प्रिंग, तो F किसके बराबर है, K2x2 के। इसी तरीके से इधर इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, F के। तो क्या देखा आपने कि मैंने जो वर्ड लिखा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा स्प्रिंग फोर्स सेम होगा, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग फोर्स हमेशा सेम होगा, तभी हम उसको बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। मैंने उसको प्रूव किया है बहुत बेसिक लॉजिक से, सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां से आप x1 और x2 निकाल सकते हैं। x1 और x2 आप निकाल लीजिए। ये k जो है x1 ही लग रहा है, तो इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां से एक तरीके से x1 क्या हो जाएगा, F बाई K1, x2 क्या हो जाएगा, F बाई K2। तो आप देख रहे हैं एलोंगेशन अलग अलग है, एलोंगेशन अलग अलग है, स्प्रिंग फोर्स सेम होगा, ठीक है। क्या बच गया, कुछ भी नहीं बचा। ये अपना इसकी P पॉइंट की नेट फोर्स 0 किया, इस स्प्रिंग पे स्प्रिंग बैलेंस किया, तो यहां से आपको मिल गया K2x2, और K2x2 F के बराबर है और K1x1 K2x2 आपस में बराबर है, मतलब तीनों बराबर है, ठीक है। तो ये x1 और x2 आपको मिल गया, x1। और आपने क्या देखा, यहां से एक बहुत बड़ी बात सीखी, इसको आप नोट करके दिमाग में भी बैठा लीजिए कि यहां से आपने ये देखा कि या K1 या x2, K1 K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, आपने ये भी प्रूव किया, क्योंकि कटिंग ऑफ स्प्रिंग में इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखिए K1 है, इधर x1 है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, x2 है, K2 है, ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप ये बोल सकते हैं, ऐसे K1 की बात करें तो K1 आप लिख सकते हैं F अपॉन x1, K2 क्या है, F अपॉन x2। ये देख पा रहे हैं, तो इस पे हम बाद में आएंगे, बट ये दिमाग में रखिएगा। खैर हमारा ये काम नहीं था, अभी हमारा काम था K इक्विवेलेंट निकालना। तो आपने इसी फोर्स से एक दूसरे स्प्रिंग को, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K इक्विवेलेंट, इससे खींच दिया, तो इसमें भी टोटल एलोंगेशन वही होना चाहिए जो इन दोनों का था। इन दोनों ने मिलकर कितना टोटल एलोंगेशन किया था, x0। तो ये मान लीजिए अपना टोटल एलोंगेशन इसमें x0 है। तो यहां पे स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा, K इक्विवेलेंट इंटू x0, इक्विवेलेंट सिस्टम के लिए, ठीक है। तो यहां से आप बोल सकते हैं F इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट इंटू x0। तो x0 यहां से कितना आ जाएगा, F बाई K इक्विवेलेंट। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज x0। x0 क्या है, अपना टोटल एलोंगेशन जो इन दोनों ने मिलकर दिया है, वो किसके बराबर है भाई, x0 किसके बराबर है, x1 प्लस x2 के, है ना। यहां पे x1 है, यहां भी x2 है, तो दोनों के बराबर है अपना x0 इक्वल टू x1 प्लस x2। तो अब यहां से आप x0 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितना, F बाई, इसको आप लिख सकते हैं F बाई K इक्विवेलेंट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला रटाया जाता है, आप रट लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप नहीं समझना चाहते हैं, तो भी काम चलेगा आपका, बट मेरा काम है सब कुछ पढ़ाना कॉन्सेप्चुअली। तो ये आप रट सकते हैं, इससे भी आपका पर्पस सॉल्व होगा, बट कहां नहीं होगा वो आगे देखेंगे। केवल रटने से फिजिक्स नहीं चलने वाला, जेई एडवांस के लिए बेसिकली कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आपने ये सीखा कि कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन है, ठीक है, कभी भी सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में K इक्विवेलेंट, मतलब आप 2, 3, 4 स्प्रिंग को हटाकर एक सिंगल स्प्रिंग लगा सकते हैं, जिसका K इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन। आपने एक चीज देखा,
ये पैरेलल वाले के जैसा है, रेजिस्टेंस के पैरेलल जैसा है, उल्टा है ना। तो रेजिस्टेंस जो अपना पैरेलल में होता था उसका उल्टा है। सभी को क्लियर हो गया। इसका बड़ा यूज है, इसका एज ए ट्रिक बहुत बड़ा यूज है, खासकर आगे के चैप्टर्स में, वर्क पावर में या आप एसएचएम में बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, हाँ इलेक्ट्रिसिटी के ऑपोजिट है। ठीक है, तो K इक्विवेलेंट 1/K इक्विवेलेंट होगा 1/K1 प्लस 1/K2। क्लियर है सभी बच्चों को यहां तक? तो इस तरीके से इसको मैंने प्रूव भी किया है। यही अगर पैरेलल की बात हो तो स्प्रिंग इन पैरेलल, तो अगर पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन उसे कहेंगे, पहले ये जान लीजिए किसे कहेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन उसे कहेंगे springs are said to be in parallel if elongation or compression in each spring is same. Elongation और compression in each spring is same. सीरीज में क्या सेम हुआ करता था? स्प्रिंग फोर्स, elongation और compression अलग थे। ठीक है, हाँ भाई अभिज्ञान बताइए, दिख रहा है आपका कमेंट, दिख रहा है। तो springs are said to be in parallel if elongation और compression in each spring is same. ठीक है, तो स्प्रिंग ये है अपना लॉजिक कि कोई भी कॉम्बिनेशन स्प्रिंग का पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहां पर अपने पास क्या होगा, एलोंगेशन और कॉम्प्रेशन इन ईच स्प्रिंग इज सेम होगा। ठीक है, जैसे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिसिटी में आप बोलते थे कि क्या सेम होता था, वोल्टेज सेम होता था, करंट अलग अलग। ठीक है, तो यहां पर उल्टा होगा। कुछ बच्चे ने रिजल्ट लिख दिया, बहुत बढ़िया, उन्होंने गेस किया कि शायद इसका सीरीज का उल्टा है तो पैरेलल का सीरीज बनेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही होगा। कैसे देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे बोल पा रहे हैं आप? मैं दो के लिए कर रहा हूं, फिर जनरलाइज कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसे स्प्रिंग है दो, और ये दोनों किसी कनेक्टेड हैं, किसी बॉडी से कनेक्टेड हैं। कोई ब्लॉक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी हम मासलेस लेके चल रहे हैं। फिर आप इस पे जो है एक साथ इनको पुल कर रहे हो इस फोर्स F से, F4 से पुल कर रहे हो। ये अपना K2 है, ये K1 है। अभी इनिशियली जो है क्या है, नेचुरल लेंथ में है। तो आप एक बात देख पा रहे हो कि दोनों अगर ये इसको खींचोगे हॉरिजेंटली, मतलब ये हॉरिजेंटल ही रहेगा। ठीक है, हॉरिजेंटल ही रहेगा। तो आप अगर इसे खींचोगे तो F से अगर आप इसको हॉरिजेंटली अगर इसे खींचोगे तो क्या हो जाएगा, जितना ये एलोंगेट होगा उतना ही ये एलोंगेट होगा, क्योंकि ये इनको ट्विस्ट नहीं होना है। ऐसा नहीं होगा, देखिए ऐसा नहीं होगा कि ये ऐसा हो जाए और ये ऐसा हो जाए और ये ऐसा हो जाए। ठीक है, हम इसको कैसे कर रहे हैं, हॉरिजेंटली कर रहे हैं। हम इसको कैसे कर रहे हैं, हॉरिजेंटली। ये जो भी रॉड इसके साथ लगा हुआ है ये हॉरिजेंटली नीचे जा रहा है, मतलब ये ऐसे नीचे जाएगा। मान लो यहां आ गया ये, है ना, मान लो ये यहां आ गया। ठीक, तो फोर्स कैसा होगा, फोर्स हमेशा वर्टिकल लगेगा इस तरीके से। तो अगर मैं बोलूं आपको कि ये इतना नीचे आया तो ये भी इतना ही नीचे आएगा, स्वाभाविक है। तो एलोंगेशन या कॉम्प्रेशन आप क्या देख रहे हो, इनमें सेम है ना। एलोंगेशन या कॉम्प्रेशन इनमें क्या है, सेम है। एलोंगेशन और कॉम्प्रेशन इसमें क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट अगर सिस्टम आप निकालेंगे, मतलब इन दोनों के जगह पे अगर आप क्या कर रहे हो, एक सिंगल स्प्रिंग लेके आ रहे हो और इसी F4 से इसको पुल कर रहे हो, तो आपको वही एलोंगेशन दिखे जो इन सब ने मिलके दिया था। तो यहां पे आप बोलेंगे कि K1x और यहां पे भी K2x स्प्रिंग फोर्स
तो f यहां पर टोटल कितना होगा, k1 प्लस, देख लीजिए k1x प्लस k2x, f की अगर बात करिए यहां पे ये x के इक्विवेलेंट है, और इसको भी अगर आप x खींचते हो तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये k इक्विवेलेंट है, तो यहां से आप लिख सकते हो f इज इक्वल टू k इक्विवेलेंट इंटू x, और यहां पर क्या होगा, यहां पे इधर लगेगा, मान लीजिए ये एलोंगेट होके यहां तक आ चुके हैं, मैंने वो मान लीजिए ये एलोंगेट हो गया, ये भी मान लीजिए एलोंगेट हो गया, डॉटेड वाला बना रहा हूं एलोंगेशन, ठीक है। तो ये एलोंगेट हुआ, दोनों का एलोंगेशन कितना है, x है, तो यहां लगेगा kx k1x, यहां लगेगा k2x, तो इस बार पे कितना फोर्स आया, k1x और k2x, तो यहां से क्या लिख सकते हैं f की वैल्यू, f इक्वल टू k1 प्लस k2x। स्लोली मूव करा रहे हैं भाई, है ना, एक्सेलरेशन नहीं है, मासलेस है, कोई मास नहीं है, m0 है एक तरीके से, तो f इक्वल टू k1 प्लस k2x, और यहां से f इक्वल टू k इक्विवेलेंट x, दोनों को अगर आप इक्वेट करेंगे तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलता है आपको, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड k इक्विवेलेंट x इज इक्वल टू k1 प्लस k2x, ठीक है। तो एलोंगेशन सेम थे तो वो हर जगह कट रहे हैं, तो k इक्विवेलेंट क्या आ गया, k1 प्लस k2, तो सीरीज वाला फॉर्मूला आपको मिलता है। यहां पे आपको क्या मिलेगा, सीरीज वाला फॉर्मूला, यहां पे आपको सीरीज उल्टा मिलेगा, मतलब आप क्या कर सकते हो कि इन दोनों को हटाकर आप सिंगल एक स्प्रिंग ला सकते हो, ठीक है, और वो हो जाएगा k इक्विवेलेंट इक्वल टू k1 प्लस k2, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को। तो आज हम लोगों ने स्प्रिंग की थोड़ी सी चीज पढ़ी, कल हम लोग स्प्रिंग का जो है, कल मतलब परसों स्प्रिंग का जो है आगे की कहानी पढ़ेंगे, और फिर हम कंस्ट्रेन मोशन पे आएंगे, ठीक है। ये फोर्स जो ये चैप्टर पढ़ रहे हो ना, ये चैप्टर एबीसी है, ये पूरा चैप्टर एबीसी है एक तरीके से पूरे आगे के लिए, तो इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और बार बार बोलता हूं कि जो भी पढ़ रहे हो इसको रिवाइज कर लेना, ये सब आगे अभी काम आएगा, सब आगे काम आएगा। अरे यार पहले पढ़ लो सुखप्रीत, बिना पढ़े जो है मैं तुम्हें क्वेश्चंस कहां से करा दूंगा, जब बात करते हो। आपको पहले चलना तो सिखा दूं तब तो दौड़ोगे, या पहले ही दौड़ोगे। जब आप छोटे थे तो क्या करते थे, पहले क्रॉल करना, क्रॉल किया आपने, क्रॉल करने के बाद धीरे धीरे आप खड़ा हुए, उसके बाद आप दौड़ने लगे, तो वो चीज है ना, आपको धीरे धीरे, नहीं तो आपको जब आप 6 मंथ के रहे होगे तो आपको कोई खड़ा करके छोड़ देगा तो क्या हाल हुआ होता आपका, आप बताइए। आप जब 6 मंथ के रहे होगे और आपको कोई खड़ा करके छोड़ दिया कि लो भैया दौड़ लो, चलो डायरेक्ट जंप करके, तो उसी तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग इज ए स्पॉन्टेनियस फिनोमिना नहीं है, ठीक है, साइमल्टेनियसली स्लो प्रोसेस है। आपको धीरे धीरे आपको पढ़ना है। आप 2 ईयर प्रोग्राम के बच्चे हो तो आपको यही तो फायदा है, आप अपना बढ़िया से लर्निंग मोड में सीखते जाइए और इंजॉय करके पढ़िए, कोई बर्डन लेके मत पढ़िए। 2 ईयर बच्चों के साथ ये प्लस पॉइंट होता है कि उनको कोई बर्डन नहीं लेना है, आराम से जो है इन सब्जेक्ट को इंजॉय करके पढ़ सकते हैं, लर्निंग मोड में पढ़ सकते हैं। उनका ये नहीं है कि 6 मंथ में उनको कोर्स खत्म करना है, तो कुछ रट लिया, कुछ जैसे तैसे करके दिमाग में बैठा रहे हैं जबरदस्ती, ठीक है। एनएलएम का पहला डीपीपी अपलोड हो गया है, एनएलएम का पहला डीपीपी अपलोड हो गया है, आप जाकर उसे कर सकते हैं। अभी तक के जो भी लेक्चर्स हैं उसी पे बेस्ड है मोस्टली, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है, उसको हो सकता है 1-2 क्वेश्चन, वो भी नहीं है शायद, सारा जो है आपका जो पढ़े हैं आप उसी पे बेस्ड है, आप जाकर उसको ट्राई करिए एनएलएम के क्वेश्चंस। कल छुट्टी है, डीपीपी पहला फर्स्ट निपटा देना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं।